चल समझते ध्यान से नेक्स्ट टॉपिक। रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। अभी हेडिंग तो ये नहीं है, अभी 2 मिनट को। ठीक है, ये आपका कुछ इस टाइप से होगा कि मतलब होता क्या है, जब भी कोई आपका बीकर वगैरह के अंदर किसी भी आपका एक्वेरियम में अगर आपका यहाँ पे कॉइन रखा होता है, जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो उसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। बात समझ में आते हैं? मतलब ये आपका गेम भी होता है इस टाइप का कि आपका एक बीकर है, उसमें आपको क्या डालना है, बाउल रखा है, उसके अंदर कॉइन डालना होता है। कॉइन बाउल के अंदर मालूम है, वाला गेम खेले इस टाइप से एक गेम होता था। मतलब यही होता है कि अगर आप कोई भी आप उस पे देखोगे, या फिर आप ये मान लो जो टेबल होती है उसके बाद अगर ग्लास रखा हुआ होता है, जैसे प्रिंसिपल वगैरह की टेबल देखोगे उसमें मोटा सा ग्लास रखा हुआ होता है, उसके नीचे को कोई भी आपका कार्ड टाइप से विजिटिंग कार्ड टाइप से होता है, वो थोड़ा सा क्या लगता है आपको ऊपर उठा हुआ दिखता है। या फिर आपका फिश एक्वेरियम में कभी आपका बेस है, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा वो ज्यादा डीप नहीं है, कम ही डीप है वो। अभी सामने से तो लगता है ना, तो ऊपर से देखना है ना, हाँ गहराई ऊपर से दिख रही है। तीन कैसे खेलेंगे इसमें? सामने से भी तो देख सकते हैं। वो आपके वो होते हैं, वो वाले क्या बोलते हैं, बकेट होता है, बकेट में होता है, वो दिखता नहीं है ओके है ना। तो होता क्या आपको, मतलब जब भी आपका ये कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते थे शिफ्ट। ये भी क्या एक तरीके का शिफ्ट है, पहले वाले शिफ्ट से अलग है ये। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम लोगों ने बोला रियल डेप्थ। इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, रियल डेप्थ। और जो यहाँ पे अब जब हमें दिख रही है इसे हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। तो हमें इसका फॉर्मूला निकालना है कि अगर आपने कोई एक बकेट है या फिर कोई भी आपका बीकर है जो कि आपको मान लो 20 सेंटीमीटर डीप है, तो उसका ये वाला जो पोर्शन है वो कितना ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज को हम बोलेंगे, मतलब उसकी अपरेंट डेप्थ, या फिर ये मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की गहराई उसकी कितनी दिखाई देगी। ये दो अलग अलग पोर्शंस आते हैं, या तो आपसे कभी पूछेगा इसकी डेप्थ कितनी है, या फिर ये पूछेगा वो कितना आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। दोनों का अलग अलग आएगा। मतलब अगर ये पूछा है वो कितनी गहराई में, तो आपको ये निकालना होगा। ये पूछा है वो नीचे से कितना ऊपर शिफ्ट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे में से डी को माइनस करेंगे, तब हमारे ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये दो डेरिवेशन करेंगे, बहुत छोटे डेरिवेशन है। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। हाँ, हेडिंग डाल दो, रियल एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ रियल एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ refracting medium. Real and apparent depth of a refracting medium. एक चीज और, ये जनरली मैं वो बता दूं तुम्हें कि जब भी आप उसमें देख, क्लास 10th में भी वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब भी तुम लोग मार्केट वगैरह में जाते हो तो कोई ज्वेलरी वगैरह की शॉप होती है, या फिर मान लो आप ऐसा कोई बार्बर की शॉप है उसमें, जिसमें बहुत सारे अंदर शीशे लगे होते हैं। तो जब आप उसको साइड से देखते हो तो आपको लगता है दुकान अंदर भी बहुत है। हाँ, है ना, दुकान अंदर भी बहुत है। या फिर मान लो कि ये इस टाइप से मतलब पतली सी दुकान है। ठीक है, यहाँ पे आप, ये गेट है इसका, ठीक है, ये गेट है इसका, और इसके पीछे क्या आपकी दुकान है, कुछ इस टाइप से पूरी क्या आपके पीछे दुकान है। ठीक है, तो जब आप उधर से आ रहे होगे आपको यहाँ पे शीशा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, शीशा। आदमी यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन जब आप उधर से आ रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आदमी यहीं कहीं पे बैठा हुआ है। इस टाइप का कभी एनालाइज किया ये चीज नहीं? क्या मार्केट, हाँ मंडी चौक में जनरली होता है, जहाँ बहुत छोटी छोटी दुकान होती है ना, बहुत पतली दुकान होती है, वो लोग क्या करते हैं, शीशा लगा के रखते हैं। ठीक है, मान लो जैसे यहीं पे आपका शीशा लगा हुआ है, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है इस टाइप से, आदमी यहाँ बैठा हुआ है, जो कस्टमर मतलब जो उसको शॉपकीपर वो यहाँ बैठा हुआ है। जब मैं उधर से आऊंगा ना तो मुझे क्या दिखाई देगा कि आदमी वहां बैठा हुआ है शीशे के अंदर, क्योंकि इसकी इमेज वहां पे दिखाई देगी, तो हम लोगों को ये दिखता है कि वो आदमी उसमें बैठा हुआ है। नहीं आया सर में? जिसको आया अच्छा, जिसको नहीं आया देख लेना, हो जाते हैं। मार्केट चले जाना आज। नहीं समझ में आया?
अगर मैं यहाँ पे शीशा लगा दूं, मान ले, है ना, फायदे क्या होगा? है फायदा कुछ नहीं होगा, बस वो जब सामने बैठा होता है उसको कस्टमर यहाँ के भी दिख जाता है, जो पीछे सामने वाले को तो दिख, सामने वाला तो दिख ही रहा है, पीछे वाला भी दिख रहा है। यहाँ पे मैं समझाना कि चलो वो समझना है इसको, या फिर ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, मैं यहाँ पे लेजर टॉर्च मारूं और वो लेजर रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आए, तो आपको क्या लगेगा कि लेजर टॉर्च पीछे से कहीं से आ रही है, ये नहीं लगेगा कि वो यहाँ से आ रही है, वो क्या लगेगा पीछे से आ रही है। ये चीज समझ में आती है? पक्का? ये चीज क्लियर हो गया? या फिर आप मान लो मैं ये भी बहुत बड़ा सा शीशा लगा दूं, बहुत बड़ा सा शीशा, ठीक है, मतलब ये मान लो पूरे दीवार जितना, और इस पे जब सूरज पड़ेगा और सूरज की रोशनी आप पे आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि सूरज यहीं कहीं पे है, वहां से आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? सेम वही, मतलब जो होता क्या, हम लोग ये समझते हैं कि हमारी आंखों पे जहां से रेज आ रही हैं वहीं पे ऑब्जेक्ट है। ये चीज समझ में आ रही है? मतलब अगर आपके आंखों पे यहाँ से रेज आ रही है तो आपको ये नहीं लगेगा कि ऑब्जेक्ट वहां है कि वहां है, वहां है, आप वो नहीं पता लगा सकते। आप लोगों को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट मेरा यहीं कहीं पे बैठा हुआ है, वही वो डायरेक्ट आपकी आंखों पे रेज दे रहा है। सेम वही इस क्वेश्चन में होगा कि जब हम लोग इसको डायग्राम बनाएंगे तो जो इमेज की जो डिस्टेंस होती है, इमेज जो होती है, मान लो ये आपका बीकर है या कंटेनर है कोई सा भी, इसके अंदर पूरे में पानी डाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक आपने ऑब्जेक्ट रखा, पहली बात तो उसकी रेज ऐसे 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 हर जगह जाती है। रेज इन द सेंस मतलब अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हर जगह से देखो, आपको हर जगह से ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। मतलब ये मार्कर है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ सामने वालों को दिखाई देगा, ये उधर भी दिखाई दे रहा है, इधर भी, पीछे भी, ऊपर वालों को भी दिखाई देगा, हर किसी को दिखता है। मतलब इसमें से जो रेज निकलते हैं, इसमें जो ऑब्जेक्ट मतलब जो भी निकलता है, रेज बोल दो, फोटॉन्स बोल दो, वो हर डायरेक्शन में निकलता है, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में रेज निकल रही थी। एक मैंने रे बस ये वाली ले ली जो ऐसे जा रही थी, निकल हर डायरेक्शन में रही है, लेकिन मैंने सिर्फ कौन सी रे ली, ऐसे वाली ली जो इस डायरेक्शन में जा रही है। अब जब ये रे ऐसे जाएगी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बना दिया, नॉर्मल बना दिया। अब इस नॉर्मल बनाने के बाद होगा क्या, ये वाली रे जाना था इसको ऐसे, लेकिन अभी या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, ए या डी, लव यू, कैसे जाएगी, ये वाटर है और ऊपर क्या एयर है, अवैध नॉर्मल, यानी क्या दिखाई देगा आपको, बी आया सर में। मतलब जाना था सीधे ऐसे, लेकिन क्योंकि ये डेंसर है, ये पानी है अंदर और ऊपर क्या एयर, यानी रेयरर है, तो होगा क्या, जब ये बाहर निकलेगी तो अवैध नॉर्मल, नॉर्मल ये है, नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगी, जाना था सीधे, ये रिफ्लेक्ट बैंड करेगी, या तो इधर बैंड करेगी या इधर बैंड करेगी, ये चीज भी डिपेंड करेगा। तो रेयरर में जाते हैं तो अवैध नॉर्मल हो जाती है, यानी रेज कैसे दिखाई देंगे आपको, कुछ इस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देंगे। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट से रेज निकली वो क्या से गई, ऐसे गई, बात समझ में आता है। तो अब जब यहाँ पे एक आदमी जो है, जो आंख जो इसको देख रहा होगा, उसको क्या लग रहा है कि उसकी आंखों पे जो रेज आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो उसको ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा, उसको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई दिया, यहाँ पे दिखाई दिया। क्लियर है वाली चीज? इसी वजह से होता क्या है, आपको वो जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉइन भी नीचे रखा हुआ है या कोई भी स्टोन अगर नीचे रखा है, वो क्या दिखाई देगा, जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। इसी चीज को हम कैलकुलेट करें वो कितना ऊपर शिफ्ट हो गया या फिर इसकी कितनी डेप्थ दिखाई दे रही है। बात समझ में आ रही है वाली चीज? थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो हम इस चीज का डेरिवेशन करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, या फिर इसको हम लोग बोल देता है डी डैश, बोल देता है डी डैश की वैल्यू कितनी होगी। समझ में आता है? हाँ भैया पीछे वहीं में लाइन से, ठीक है। डेरिवेशन बहुत इजी है। यहाँ पे इस जगह ये बनेगा एंगल आई, क्योंकि इस बार इंसिडेंट एंगल नहीं, इंसिडेंट रे ये है, ये बाहर वाली रे होगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल आर। अगर ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका, आई बनेगा। यहाँ आर है, यहाँ भी आर बनेगा, यहाँ पे आपका आर बनेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये वाली लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से आपके जो दो लाइन पैरेलल होती हैं और ऐसे जाते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता है, इक्वल इक्वल हो जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लेटे हुए बना सकते हैं ऐसे करके, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाता है आपका, इक्वल हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस हिसाब से अगर ये एंगल आर है तो ये वाला भी एंगल आर होगा, यहाँ एंगल आई है तो यहाँ पे भी एंगल आई होगा। इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग साइन आई और साइन आर लगाएंगे, ठीक है। साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देख लेंगे, साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देख लेंगे,
और हमें मालूम है साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। साइन आई अपॉन साइन आर करके किसके बराबर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। हाँ भैया कौन बताएगा कि यहाँ पे ए टू डब्ल्यू होगा या एन इक्वल टू डब्ल्यू टू ए होगा। हाँ ये वाला होगा या ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला। क्यों, बिकॉज इस बार वाटर से एयर में जा रही है, ये होना चाहिए इसमें। क्लियर है वाली चीज, इस चीज का सब लोग ध्यान रखना। समझ में आ गया, ठीक है। तो बस यही लगा देंगे फॉर्मूला, एन ए डब्ल्यू की वैल्यू मालूम होगी, साइन आई की वैल्यू साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट कर करके हम लोग डी और ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर a liquid of refractive index n is filled in a container of depth d, full stop. When an object is placed at the bottom of the beaker of the container, it appears to be shift upward from distance x. ठीक है, full stop. The magnitude of this shift x is given by following expression. The magnitude of this shift is given by following expression. ठीक है, अभी डायग्राम बना देना। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोगों ने O लिख दिया, ये इमेज है, इसको हम लोगों ने I लिख दिया। यहाँ से एक रे तो सीधी जाएगी, जो रे सीधी जाती है वो सीधी जाती है, हमने बताया था। तो अगर एक रे सीधी निकली है तो उसका कोई बैंडिंग नहीं होती, वो सीधी सीधी निकल जाती है, कोई टेढ़ा मेढ़ी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई एक रे ऐसे टेढ़ी गई, यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल बनाया और वो उसके बाद कैसे हो जाएगी, थोड़ी सी इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगी। जब इसी को हम लोगों ने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, इमेज यहाँ बना देना, ये आई, इसकी वैल्यू x हो गई, इसकी वैल्यू d डैश हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपने I एंगल बना दिया, यहाँ पे R बना दिया, यहाँ पे भी I बना दिया, यहाँ पे भी R बना दिया। इसको A O I A B बना दो इसको।
इन ट्रायंगल ओ ए बी साइन आई की टोटल डेप्थ को भी और अपरेंट डेप्थ को भी डी और डी डैश डैश है। कौन सा वाला डी डैश है? अपरेंट वाला डी डैश है। बुक में किस इसको टी लिखा हुआ है, इसको डी लिखा हुआ है। आपको जैसे सही लग रहा है वैसे कर लेना। मैं तो डी और डी डैश लिख देता हूँ, ठीक है। डी एक्चुअल डेप्थ है, डी डैश उसकी अपरेंट डेप्थ है। हाँ भैया साइन आई की वैल्यू बताओ। कौन सा ट्रायंगल है? ओ AB ए बी अपॉन ओ सी, सी का है इसमें, ओ बी सॉरी, AO upon BO ए ओ अपॉन बी ओ। एंगल कहाँ है? यहाँ पे ए बी अपॉन ओ। ये है ए, ये है बी, ये है ओ। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका आई, ठीक है। एंगल के सामने वाली चीज क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर, है ना। और ये क्या हो जाता है आपका बेस, ये क्या हो जाता है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इस हिसाब से साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका? ए बी अपॉन ओ बी। ये चीज समझ में आती है महिमा? समझ में आया? ये देखेंगे आगे पक्का। चलो साइन आई की वैल्यू क्या हो गया? ए बी अपॉन ओ बी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। सिमिलरली साइन आर की वैल्यू बताएंगे। साइन आर के लिए कौन सा ट्रायंगल लिया जाएगा? इन ट्रायंगल ए आई बी, ए आई बी। आई कहाँ है? ये है आई ब्लैक वाला, ठीक है। इमेज के लिए हम लोगों ने आई वर्ड यूज किया है। इन ट्रायंगल आई ए बी साइन आर, हाँ मेरे लगे मेरा ठीक है। AB upon ए बी अपॉन AB upon AB upon BI ए बी अपॉन बी आई। ए साइन आर की वैल्यू क्या होगी? ए बी अपॉन आई बी लिख लो, ठीक है। समझ में आता है? साथी तो समझ में आया पक्का। साइन आई की वैल्यू पता चल गई, साइन आर की वैल्यू पता चल गई, दोनों को डिवाइड करा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर is equals to mu n से लिखा है n w a w, ठीक है। वाटर से एयर में जा रहा है। साइन आई की वैल्यू हम लोगों ने लगाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू क्या हो गई है आपकी? ए बी अपॉन ओ बी अपॉन ए बी अपॉन आई बी। ए बी से ए बी कैंसिल, अब आई बी ऊपर जाएगा और ओ बी नीचे आएगा। तो ऐसे लिखा हुआ था ए बी अपॉन ओ बी अपॉन ए बी अपॉन आई बी। तो आई बी सबसे ऊपर जाएगा, ए बी बीच में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एन ए डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई बी अपॉन ओ बी। लेकिन भैया हमें तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं निकालना। बता दें यहाँ तो बताओ सर में आता है कि नहीं आता? ठीक है। अब आई बी को हम लोगों ने क्या बोला है? आई बी की वैल्यू, आई बी को हम लोगों ने क्या बोला? आई बी। अच्छा हाँ, अब देखो यहाँ पे कोई वाला आपका आएगा, क्या बोलते हैं उसको? एजम्पशन, ठीक है। हम लोगों ने क्या माना है कि देखो भाई इधर ध्यान देना। पहली बात तो जो रेज होती है वो इतनी दूर से डाइवर्ट नहीं होती है, आपको इतना ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट आपको यहीं पे भी दिखाई देगा। मतलब जो रेज हैं वो एकदम यहाँ पास से निकल के जाती है। हमसे ये बोला गया हमारी आंखों का जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है, तो हम लोग इतनी दूर वाली रेज को नहीं देखेंगे, हम लोग इसके पास वाली रेज को देखेंगे, यहाँ वाली और यहाँ वाली। तो उस केस में ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर ही हो जाएगी। यानी ओ बी इक्वल टू आई है। बात समझ में आता है? नहीं आया समझ में?
देखो इसको मैं बता रहा हूँ, मतलब आपका जो ये वाली ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली ओ के से लेके आई ए तक की डिस्टेंस मान ली है। मतलब हम लोगों ने क्या बोला, ओ बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ओ ए। हाँ बात समझ में आते हैं, ये assumption आपको लेने पड़ते हैं। मैं उधर वाली रेस क्यों नहीं देखेंगे? कौन सी उधर वाली? एक्चुअली होता क्या है ना, आप जब आंखों से देख रहे हो ऐसा समझना कि यहाँ पे जो रेस बन रही है वो तभी बन रही है जब आपकी आंखों से दो रेस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपकी अगर आप यहाँ है तो आपकी आंखों पे एक तो ये रे आ रही होगी और एक ये रे आएगी, दो रे आएंगी, वो जहां मीट करेंगे वही आपको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर आपने यहां बनाया है तो ये वाली रे तो आपकी आंखों पे आ ही नहीं रही है, तो ये हम मानते कि ये आंख हमारी इतनी दूर नहीं है, ये हमारी आंख यहीं कहीं पे रखी हुई है। बात समझ में आती है, लेकिन डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पे वैसे आंखें यहाँ रखी होती है, उसकी वजह से ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं आता। वे दो रेस कैसे? क्या जी? और इमेज हमेशा तभी बनते हैं जब आपकी दो रिफ्रैक्टिंग रेस आपकी मिक्स होंगी। बात समझ में आती है? तो एक तो रे यही वाली बना दी हम लोगों ने और एक रे ये वाली मान लिया कि ये जो सीधी जा रही है ये भी एक रे है और एक ये वाली रे जो है ये भी एक रे है। ये दोनों जहां मीट करेंगी वही हमारी इमेज बनेगी। वहाँ एक ऑब्जेक्ट दिखेगा जहाँ दो रेस। जहां दो रेज मिलेंगी वहां पे आपको एक ऑब्जेक्ट इमेज दिखती है आपको। ये जो समझ में आता है, तो हम लोगों ने यही बोला कि एक तो रेज ये है और एक रे ये है, ये दोनों जहां मीट कर रहे हैं वहीं पे हमारी फाइनल इमेज है। लेकिन हमारी आंख इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो ये वाली रेज को भी अब्सॉर्ब कर ले और ये वाली रेज को भी अब्सॉर्ब कर ले, तो हम लोग अपनी आंखों को यहाँ पे रखते हैं, इस जगह रखते हैं। बात समझ में आती है? और जब अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये ट्रायंगल इतना फैला हुआ नहीं बनेगा, ये ट्रायंगल आपका कुछ ऐसा बनेगा। तो फिर फर्स्ट डे वाली assumption जो हमने वो बोला था वही हाँ, वाली करेंगे। तो ये वाला आपका assumption हो जाता है कि आपका जो OB होता है और IB होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, AI और AO के बराबर आ जाएगा। बात समझ? OB किसके बराबर हो जाएगा, OB किसके बराबर हो जाएगा आपका OA के बराबर, IB किसके बराबर हो जाएगा आपका AI के बराबर। ये ट्रायंगल इतने बड़े बड़े नहीं है जैसे हम लोगों ने बनाए, ट्रायंगल हम लोगों ने बनाए ऐसे हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में हम लोग देखें तो ये ट्रायंगल आपको बस ऐसे बनता है, इस टाइप से बनता है ट्रायंगल। क्लियर है वाली चीज? तो आपके ये AB और OB आपको बहुत छोटा छोटा होता है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3, सिंस aperture of eye is very small, aperture of eye is very small, therefore OB is similar to OA. therefore OB is similar to OA and OIB similar to IA. Yes, in equation first, in equation third, NAW is equals to IB की वैल्यू क्या है, IB की जगह क्या आ गया आपका IA अपॉन OA, IA क्या है आपका D डैश और OA क्या है हमारा D। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे नोट करो, फिर समझाता हूँ मैं आगे की कहानी। मैंने तो इसमें NAW की वैल्यू रखी है अभी बता रहा हूँ धीरे धीरे। ओके, हाँ भैया आगे समझो ध्यान से। अब एक चीज समझना, पीछे जहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है वहां पे एक बार जल्दी से पेज खोल लो, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखा है मैंने, वहां पे मैंने ये लिखा था कि अगर कभी आपके पास NWA लिखा हुआ होता है तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा आपका
एन डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये जो बता सबको समझ में आती है। यहाँ पे और यहाँ पे ये डिफरेंस है, हमें एन ए डब्ल्यू की वैल्यू नहीं मालूम है। यहाँ पे हमारे क्या रहा है एन ए डब्ल्यू, इसका मतलब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लेकिन हम लोगों को जो वैल्यू मालूम होती है, हम लोगों ने अगर ये बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हम लोगों को क्या दिया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ होगा, तो इसका मतलब वो हम लोगों को एन ए डब्ल्यू दिया हुआ है या एन डब्ल्यू ए दिया हुआ है, वो हमें वो हमें एन डब्ल्यू ए दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देने का मतलब क्या आपको एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर नहीं है, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है। और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है एन ए डब्ल्यू, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे ये चीज ध्यान रखना, ये मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं है, छोड़ दिया, सिंपल है। एन ए डब्ल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एन डब्ल्यू ए। बात समझ में आता है? मतलब अगर मेरा मीडियम यहां से गया, देखो वाटर से ग्लास में गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका तो मान लो 3/4 आ रहा है, तो एन जी डब्ल्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा आपका 4/3 आ जाएगा। मतलब पहले वाटर से ग्लास में गया तो 3/4 आ गया, जब ग्लास से वाटर में जाएगा तो वही क्या हो जाएगा उल्टा 4/3 हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये चीज हम लोगों ने बोले एन ए डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन एन डब्ल्यू ए। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यह प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसको अभी नोट नहीं करना। हाँ यहाँ पे समझो, यहाँ पे दो चीज और समझाऊंगा। तो 1 अपॉन एन डब्ल्यू ए की वैल्यू क्या हो गया डी डैश अपॉन डी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी डी डैश की, तो डी डैश की वैल्यू क्या हो चुकी है डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन एन डब्ल्यू ए। ये आ गया आपका डी डैश की वैल्यू, यानी ये चीज पता चल गई है। अब अगर हमें एक्स निकालना है तो हम क्या कर देंगे डी माइनस डी डैश कर देंगे, आ जाएगा। प्रॉब्लम अब आगे क्वेश्चन ये बनता है, अभी तो एक काम करो, इसको इसी को खत्म करते फिर आगे समझाऊंगा बाद में। हाँ यहां तक ये हो गया। Therefore d dash is equals to d upon nwa and x is equals to d minus d dash which is equals to d bracket में 1 minus 1 upon d minus d dash की वैल्यू क्या है वो रही ये रही d upon nwa, d कॉमन 1 minus 1 upon nwa हमारा आंसर। ये हो गया आपका x का फॉर्म, अपरेंट शिफ्ट का फॉर्म है, इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला डायरेक्ट रट लेना। डेरिवेशन भी आ सकता है लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। खुद कंफ्यूज मत होना। यहां तक हो गया। अब देखो आगे भी कुछ, जब भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूं। हो गया ना, रब कर दो। देखो अभी हम जितने भी केस ले रहे हैं ना, वो सब में हम लोग बाहर एयर ले रहे हैं, अंदर आपको कोई और मीडियम ले रहे हैं। अगर मैंने अभी यहाँ पे सिंपल एन लिखा हुआ है, अभी शायद ये समझ में ना आए, मैं 3-4 बार समझाऊंगा क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे घूम के आता है इसमें। अगर n का फॉर्मूला मान लो कुछ भी आ रहा है आपका, मैं बोल रहा हूँ R2 अपॉन R1, कुछ भी है फॉर्मूला, अभी आगे देखेंगे हम लोग 1 माइनस F2 अपॉन F1, कुछ हिसाब से आपका फॉर्मूला आ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा R इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 1 माइनस F2 माइनस F1। ठीक है, ये जो अगर n है
तो ये ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो हम लोगों ने एन लिखा है वो क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये लिखा है हमेशा, ये चीज समझ में आती है। और इसको अगर मैं ओपन करना चाहूंगा तो इसको क्या लिखा जाएगा, एन मीडियम अपॉन एन एयर लिखा जाएगा, ये चीज समझ में आती है। मतलब अगर मैंने एन लिखा हुआ है, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो मतलब मैंने क्या लिखा है, एन मीडियम लिखा है सिर्फ यहाँ पे, एन मीडियम का ये फॉर्मूला है। लेकिन ये सिर्फ एन मीडियम इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाहर क्या था, एयर था, इसके बाहर क्या था आपका, एयर था। तो अपॉन का जो एन एयर था वो गायब हो गया, क्योंकि एन एयर की वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है आपकी, 1 हो जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, 2-3 डेरिवेशन का फिर समझाऊंगा, ये 2-3 बात समझना क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पे घूमता है। ठीक है, अगर आपको ये दे दिया एन मीडियम दिया हुआ है कहीं पे भी, तो मैंने आगे हम जितने भी डेरिवेशन करेंगे वहां पे हम पूरा ये नहीं लिखेंगे म्यू ए डब्ल्यू या म्यू डब्ल्यू ए, हम लोग सिर्फ म्यू लिख देंगे या फिर हम लोग सिर्फ एन लिख देंगे। तो ऑब्वियसली वाली बात है कि वो आपका अगर पूरा देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, एन मीडियम इंटू एन एयर लिखा हुआ है, इस टाइप से लिखा होगा वो पक्का आपका। मतलब हमेशा उसमें जो लाइट आई हुई होगी वो कहां से आई होगी, आपकी एयर से मीडियम की तरफ आई होगी, इस चीज का ध्यान रखना आप। अगर मान लो मैं इसी केस के अंदर ये बोल दूं कि यहाँ पे जो आपका ये है, ये तो आपका क्या है, आपका ग्लास है, ये क्या है, नीचे ग्लास है, ऊपर क्या आपका वाटर रखा हुआ है। मतलब आपने क्या किया, एक कांच लिया, मोटा सा कांच की स्लैब ली, उसके बाद पानी रखा हुआ है, आप उसके अंदर से देख रहे हो, तब इस केस में जो हो जाएगा वो वहां पे आपका एन डब्ल्यू जो हमसे लिखते थे ना, अब वो एन डब्ल्यू ना आके आप पता क्या लिखा जाएगा, एन डब्ल्यू जी लिखा जाएगा। हाँ, यहाँ का जो फॉर्मूला है, मान लो अभी ऐसे समझो, यहाँ पे आपका एयर है, यहाँ पे क्या आपका वाटर है, और यहाँ पे क्या है, एयर है। तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला बनाया वो क्या लिखा, आपका हमारा फॉर्मूला क्या आया, डी डैश इज इक्वल्स टू डी अपॉन एन लिखा हम लोगों ने, डी डैश इक्वल्स टू डी अपॉन एन लिखा था। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या थी आपकी, बताओ, टोटल हाइट थी, टोटल डेप्थ, ये क्या था, डी क्या था आपका, टोटल डेप्थ, डी डैश क्या था, कितना ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ एन की बात करूं तो एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका है ये, एयर का है या वाटर का है, ये मैं वाटर का भी नहीं बोलूंगा, मैं एयर का भी नहीं बोलूंगा, ये मैं क्या बोलूंगा, ये एन की जो वैल्यू है वो क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखा हुआ है पूरा। आपको सिर्फ ये नहीं बोलना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये यहाँ पे जो एन की वैल्यू वो क्या, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है। अब अभी आप ये मत बोलना कि भैया इसमें तो वाटर से ग्लास में जा रही है तो हम लोग ए डब्ल्यू वो चेंज कर चुके हैं हम लोग, उसके बाद ये आपका फॉर्मूला आया। डेरिवेशन करा था तो हम लोगों ने एन ए डब्ल्यू ही लगाया था, ये अगर आपको याद हो। वो डिराइव करते 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 हम लोग कहाँ पे आ गए, एन डब्ल्यू ए पे आ गए हैं। तो अब आपको सिर्फ यही लिखना। अब आपको जब ये फॉर्मूला लगाओगे तब आपको ये नहीं देखना है कि वाटर से एयर है कि एयर से वाटर है, तब तो आपको हमेशा ही ये चीज लिखनी पड़ेगी, एयर से वाटर वाली चीज ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार और समझाऊंगा बाद में, अभी हल्का हल्का समझते रहना। दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे ग्लास रख दिया, यहाँ पे मैंने ग्लास रख दिया, यहाँ पे मैंने वाटर रख दिया, ठीक है, हाँ भैया सिर्फ कॉपी में लिख देना, अभी मतलब कोई बोलेगा नहीं। मैंने अगर ये लिखा है डी डैश इज इक्वल्स टू, अब आया डी अपॉन, यहाँ पे एन जी डब्ल्यू लिखा जाएगा या डी अपॉन एन डब्ल्यू जी लिखा जाएगा, या डी डैश इक्वल्स टू एन जी, डी इक्वल्स टू डी डैश अपॉन सिर्फ एन जी लिखा जाएगा, या डी इक्वल्स टू डी डैश अपॉन एन डब्ल्यू लिखा जाएगा। ये 4 अगर ऑप्शन है तो आप कौन सा चूज करोगे इसमें से, बताओ। बताओ। ग्लास में से वाटर में आ रही है, बताओ डब्ल्यू, ये दोनों तो नहीं आएंगे तो पक्का पता समझ में आ गया होगा। ये तब आता जब वो बाहर क्या हो जाता आपका, एयर हो जाता, तब हम इन दोनों में उसको सेट फॉर्मूला लिखते हैं। ये चीज समझ में आती है, ये वाला फॉर्मूला तो कब लिखा जाएगा, स्वाति नहीं आ रहा समझ में, पक्का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले तो तब लिखा जाता है जब आपको बाहर क्या होता है, एयर होता, तब हम या तो ये लिखते हैं या ये लिखते हैं। बहरहाल अब 2 अलग अलग मीडियम है, तो आपको जी डब्ल्यू लिखना है या डब्ल्यू जी लिखना है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा भैया, फर्स्ट वाला लिखा जाएगा डब्ल्यू से जी। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज हम लोग अब ये नहीं देख रहे कि रेस कहां से कहां जा रही है, अब बस आपको क्या देखना है, बाहर वाले से अंदर वाला मीडियम।
क्योंकि हम लोग डेरिवेशन करने के बाद हम इसको पलट चुके हैं। अगर डेरिवेशन कर रहे हो तब तो आप ये देखो जी से डब्ल्यू जा रहे हैं, लेकिन अब आप डेरिवेशन करने के बाद ये लिखा है तो अब आप क्या लिखोगे, जी डब्ल्यू ही लिखोगे ये वाली चीज। तो भैया मैं d डैश इक्वल्स टू d इनटू n w g भी तो बोल सकता था। क्या d डैश इक्वल्स टू d इनटू ना ना n नहीं, w ऐसा उल्टा सीधा मत बोलवाओ, नहीं मत बोलवाओ भाई, एक ही फॉर्मूला याद रखो, वो ज्यादा इजी है। नहीं मतलब हो सकता है। वो तुम देख लो जैसे, लेकिन अभी आप एक चीज याद रखो बस, NGW। खुद कंफ्यूज होगा थोड़े दिन बाद कि भैया हमने पलट के लिखना है कि कैसे लिखना है। मैं बस एक ही चीज बस समझा रहा हूँ, वो समझ लो। अपनी तरफ से आप जो पहचान बना रहे हो वो पहचान बना लो, वो आपकी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से समझाने वाला टॉपिक ये बता रहा हूँ कि भैया यहाँ पे NGW ही लिखा जाएगा। बहरहाल ग्लास से वाटर जा रही है लाइट, नीचे ग्लास से ऊपर वाटर लेंगे तब भी हम लोग क्या लिखेंगे, WG ही लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखा जाएगा, बिकॉज डेरिवेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। समझ में आता है? अच्छा, NGW की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? अगर हम NGW, आपको NGW डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, आपको NG की वैल्यू दी जाएगी। NG की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1.5 होती है, और NW की वैल्यू क्या हो जाती है? 1.33, जिसको 4/3 भी बोल देते हैं हम लोग। हाँ जी, तो ये बताओ NGW की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? ng upon n w लिखी जाएगी। ये चीज समझ में आता है नहीं आता? ठीक है, मतलब आपको ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ये वाली वैल्यू दी जाएगी, ये आपको वैल्यू नॉर्मल ही से वैल्यू दे देंगे कि आपका यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ इस मीडियम में रखा है, उसके ऊपर पानी है, और इसका मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है। अब बताओ इसका क्या होगा? तो पूरा का पूरा आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हम लोग जितने भी डेरिवेशन करेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी आगे आएगा, ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, इसका है, यहाँ पे एयर रखी हुई है, यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखी जाएगी? हमेशा ये रखी जाती है आपकी GA रखी जाती है। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे पानी भर दिया, वाटर भर दिया, तो यही वैल्यू अब क्या आ जाएगी? NGW हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये थोड़ा सा मतलब इस टाइप से हम डेरिवेशन तो हमेशा सिंगल सिंगल वेरिएबल पे करेंगे, लेकिन उसके बाद पक्का यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एयर लिखा हुआ है। अगर एयर को रिप्लेस करके आप कोई और मीडियम डाल रहे हो, तो NG की जगह आप NG के साथ यहाँ पे वो दूसरा मीडियम कि हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के थ्रू से पलट लिया है। यहाँ पे तो हमने चेंज किया, यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज मतलब समझ में आता है कि नहीं आता? मतलब कभी भी अगर आपका सिर्फ, अगर आगे जितने भी डेरिवेशन है वहां पे सिर्फ अगर n लिखा हुआ है, तो इसका n का मतलब क्या होगा? इस n का मतलब ये होगा n मीडियम लिखा हुआ है ये आपका, और n मीडियम का मतलब क्या है? n मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखा हुआ है। तो अगर बाहर वाला मीडियम एयर की जगह कुछ भी चेंज होगा, तो आपको एयर की जगह वो दूसरा मीडियम लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पक्का क्लियर है वाली? तो ये है आपका डेरिवेशन। अभी एक और चीज समझो, तो याद कैसे रखना है वो मैं बता देता हूँ। डेरिवेशन मतलब ये फॉर्मूला भी याद कर सकता हूँ डायरेक्टली। देखो भैया, एक था, मेरा तरीका है, मैं याद करने का तरीका ऐसे बता देता हूँ, कई बार हो भी जाता है, कई बार मतलब आप ये मान लो D/D डैश आपका है फॉर्मूला, D'/D, इसका फॉर्मूला क्या आ गया था? 1/n WA या AW? WA। बताओ, D' इक्वल टू D/n WA या NAW? WA। बात समझ में आती है? और सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा होगा? n ही लिखा होगा, ये वाली बात भी ध्यान रखना। ठीक है, आगे मैं NW NAW कुछ नहीं लिखाऊंगा, मैं हमेशा सिर्फ क्या लिखूंगा? NW लिखूंगा बस। D'/D की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1/n WA आ चुकी है। अगर आप इसको लिखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, D' इज इक्वल्स टू D NA। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? हाँ। ये चीज समझ में आती है? हम लोगों ने क्या किया? NWA का फॉर्मूला क्या हो गया? NW/NA। NA ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? NA/NW बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा D', ऐसे समझो।
एक मिनट, ये कब आ रहा? भाई इतना मैं कुछ लिखना बस ए बी ये और ये हमारा सेम चीज आ रही है क्या? एन बी ए इक्वल टू नहीं, हमारा तो एन ए डब्ल्यू आ रहा था ना, तो इसका तो उल्टा था हमारा। और हाँ सही, आपने रियल ऊपर कर दिया है ना, अब तो सही है, सेम आ रहा है। एन बी ए डी अपॉन डी डैश सेम आ गया, बी अपॉन एन बी ए, यही था। सेम था। ठीक है छोड़ो फिर रहने दो, वो याद मत करो जो मैं समझाता हूँ, उसमें आपको कंफ्यूजन। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, ठीक है? ये चीज समझ में आती है? कुछ नहीं, बस जो समझा है वही है, अपने आप ही फॉर्मूला याद कर लेना, इसको मैं नहीं समझा पा रहा उस चीज को। मतलब मैं कुछ एक पहचान बताने वाला था, लेकिन वो पहचान गलत हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे, उसको मत करो। सिंपल सी चीज है, पहले समझाया है ना। वो सब तो सही है, मतलब मैं फॉर्मूला याद कराने के लिए ट्रिक बता रहा था आपको, लेकिन वो हमने पापा भी रिव्यू किया था ना, वैसा वाला। हाँ हाँ, वो डी डैश इज इक्वल्स टू डी अपॉन एन डब्ल्यू ए, याद हो गया। ठीक है पक्का। और आप x का फॉर्मूला याद मत करना, सुनो ध्यान से, x का फॉर्मूला याद मत करना कोई भी, आप सिर्फ यही फॉर्मूला याद करो। x का फॉर्मूला तो अपने आप प्लस माइनस करके निकाल देना, जो अभी हमने यहाँ पे x का फॉर्मूला निकाला ना, x इक्वल्स टू डी 1 माइनस 1 अपॉन एन डब्ल्यू ए, ये वाली चीज चाहे तो याद मत करना, आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद करो। जब आपको डी डैश पता चल गया, डी पता चल गया, तो x अपने आप वो माइनस करके निकाल देना। क्लियर है वाली चीज? ये चीज एग्जाम में डिराइव कर लेना, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है, वो वाला फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, आप इस चीज को याद रखना बस। क्लियर है वाली चीज? समझ में आ गया वाला? ठीक है हाँ, तो ये था आपका, ये अभी 9 बज गए यार, एक टॉपिक के ऊपर देख लेना। चलो कोई बात नहीं, कल को आज मैं इसके न्यूमेरिकल सेंड कर दूंगा थोड़े से, ठीक है? कल को टाइम से आ जाना प्लीज। हमें लेट हो गई थी, और बाकी है मैं पानी पी रही थी। हमारे